हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड लेक्चर है रे ऑप्टिक्स का। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, रिफ्लेक्शन के बारे में और उससे जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसके बारे में। इस क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, फर्स्ट टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है कि जब भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसका पाथ क्या होता है, चेंज हो जाता है। फिर से जब भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर करती है तो उसका पाथ में क्या होता है, चेंज। इसे फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कुछ केसेस। फर्स्ट केस क्या है, अब जैसे अगर आपका जो मीडियम है अगर फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है, अगर फर्स्ट मीडियम की जो डेंसिटी है सेकंड मीडियम के कंपैरिजन में क्या है, कम है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली रेयर मीडियम। और अगर सेकंड मीडियम जो है जिसमें आपकी लाइट एंटर होने वाली है उसकी अगर जो डेंसिटी है वो फर्स्ट से ज़्यादा है तो उसमें हम क्या बोलते हैं कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो रेयर और डेंसर क्या होते हैं, कंपेरिजन में होते हैं कि हम किसके कंपेयर में उसकी बात करें। तो जो दो मीडियम है उन्हीं को एक दूसरे कंपेयर में हम देखते हैं कि कौन रेयर है और कौन डेंसर है। तो यहाँ पे मैंने जैसे लिया कि मेरी जो लाइट है वो फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है। फर्स्ट मीडियम कौन सा है, एयर, और सेकंड मीडियम कौन सा है, ग्लास। अब अपन को पता है कि जो एयर है वो ग्लास के कंपेरेटिव में क्या है, रेयर मीडियम है। इसका मतलब जो एयर हो गया वो क्या हो गया, रेयर मीडियम, और जो ग्लास है वो कौन सा हो गया, डेंसर मीडियम। ठीक है। अब जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है, एयर से ग्लास में आ रही है, तो हम क्या देखते हैं कि अपन ने कोई भी एक इंसिडेंट रे ली। ठीक है। वो इंसिडेंट रे जैसे सरफेस के ऊपर क्या होगी, इंसिडेंट होगी। तो इंसिडेंट रे जहाँ पे इंसिडेंट होती है वहाँ पे हम क्या करते हैं, नॉर्मल बनाते हैं अपना। तो ये मैंने रेड मार्कर से क्या बना रखा है, नॉर्मल। अब इस नॉर्मल के रिस्पेक्ट में क्या होगा कि अब जो लाइट का पाथ है वो कैसे चेंज होगा वो आपको देखना है। अगर ये दूसरा मीडियम नहीं होता, ग्लास नहीं होता, तो वो रे कैसे जाती, बिल्कुल स्ट्रेट जाती, जो मैंने यहाँ पे डैश से बता रखी है। अब होता क्या है कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर एंटर होती है तो वो क्या है कि अब उसका जो ओरिजिनल पाथ था, होने वाला था, उसकी कंपेरेटिव में वो क्या करती है, नॉर्मल के पास में आ जाती है। ये नॉर्मल बना हुआ है तो लाइट क्या होगी, नॉर्मल के थोड़ा सा पास में आ जाएगी। कितना, उसके बाद अपन आगे करेंगे। तो अगर लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया और मीडियम चेंज होने से पाथ चेंज हो गया, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो नॉर्मल की क्या आ जाती है, पास में। और अगर इसका मैं अपोजिट कर दूं कि लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के अंदर आ रही है, यहाँ पे देखो फर्स्ट मीडियम क्या लिया मैंने, ग्लास की सेकेंड एग्जाम्पल है। ठीक है। ग्लास और सेकंड मीडियम क्या है आपका, एयर। अब ग्लास जो है एयर के कंपेयर में क्या है, डेंसर। इसका मतलब जो लाइट है वो डेंसर मीडियम से कहाँ आ रही है, रेयर मीडियम में आ रही है। डेंसर मीडियम में मैंने एक इंसिडेंट रे ली। ठीक है। अब अगर ये मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट कैसे जाती, स्ट्रेट जाती, लेकिन मीडियम क्या हो गया, चेंज हो गया। ग्लास से लाइट किस में एंटर हो गई, एयर में एंटर हो गई। तो इस पॉइंट पे जहाँ पे वो इंसिडेंट हुई थी वहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, और उसका पाथ क्या होगा, चेंज। अब डेंसर से अगर रेयर में आती है तो लाइट जो होती है अपने ओरिजिनल पाथ में क्या करती है कि नॉर्मल से क्या हो जाती है, दूर हो जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब ये आपका नॉर्मल बना हुआ है, ये उसका ओरिजिनल पाथ था, तो नॉर्मल से क्या हो जाएगी, दूर, तो नॉर्मल से दूर हो जाएगी। अब नॉर्मल से दूर कितनी होगी वो अपन बाद में बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। तो कुल मिला के समझ में क्या आता है, अभी तक अपन ने क्या पढ़ा कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर करती है तो उसका पाथ क्या हो जाता है, चेंज, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। अब दो टाइप के मीडियम होते हैं, एक क्या होता है रेयर, मतलब जहाँ पे डेंसिटी कम होती है, और एक क्या होता है डेंसर, जहाँ पे डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा। अगर लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो नॉर्मल की क्या हो जाती है, पास। और अगर लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आती है तो नॉर्मल से क्या हो जाती है, दूर। ठीक है। ये दो केस हो गए। उसके बाद थर्ड क्या होता है कि अगर लाइट नॉर्मली एंटर होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो बिना डिफ्लेक्ट हुए जो उसका ओरिजिनल पाथ था उसी ओरिजिनल पाथ में, मतलब परपेंडिकुलर जैसे एंटर हुई थी मीडियम के, वैसे ही वो क्या करेगी, उसको क्रॉस कर जाएगी बिना रिफ्लेक्ट हुए। तो ये तो बात हो गई सिंपल रिफ्लेक्शन होता क्या है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहले अपन ने क्या पढ़ा था, रोज ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे हम नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं, रोज ऑफ रिफ्रैक्शन। रैक्शन है, ध्यान रखना। ठीक है। पहले क्या था, रिफ्लेक्शन, और ये क्या है, रिफ्रैक्शन। फर्स्ट लॉ क्या है जो वहाँ पे था, वही कि फर्स्ट लॉ क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल। वहाँ पे कौन सी रे होती थी, इंसिडेंट रे। यहाँ पे भी कौन सी, इंसिडेंट रे। सेकेंड वहाँ पे कौन सी थी, रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे कौन सी, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों क्या होंगे, सेम प्लेन में, जैसे वहाँ पे था रिफ्लेक्शन में, वैसे यहाँ पे बिल्कुल रिफ्रैक्शन में सेम। नेक्स्ट इसका लॉ क्या होता है कि
साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। फिर से ये कहना क्या चाह रहा है, एक बार सेकंड लो को अपन देखते हैं। जैसे ये आपका है मीडियम 1, मान लो इसको क्या एयर, और ये है मीडियम 2, ये एज्यूम कर रहा हूँ कि मैं कौन सा ग्लास है। मैंने यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट एंगल पे क्या करा कि आपकी रेज ली, ठीक है। इंसिडेंट रे मैंने ली, ये सब तीन मैंने क्या करा यहाँ पे इंसिडेंट रे ली, और तीनों का मैंने क्या बना दिया यहाँ पे नॉर्मल, ये नॉर्मल तीनों के बन गए, ठीक है। अब होता क्या है कि एयर से ग्लास में आ रही है तो नॉर्मल की क्या हो जाएगी पास में, तो अगर ये सीधी जाती तो ये पाथ होता, लेकिन अब वो ये पाथ ना होके कौन सा पाथ फॉलो कर रही है, ये पाथ फॉलो कर रही है, ठीक है। ये जो पाथ बना हुआ है ये पाथ तो फॉलो कर रही है। ऐसे ही मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, अगर वो सीधी जाती है तो कैसी जाती है ऐसे, लेकिन अगर रेयर से डेंसर में आती है तो नॉर्मल की क्या हो जाएगी पास में, और ऐसे ही ये सीधी जाती है तो ऐसे जाती है, नॉर्मल की क्या हो जाएगी थोड़ा पास में। ये फर्स्ट जो रहे है इसका मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस एज्यूम कर रहा हूँ कितना I1, और इसका जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो कितना हो गया R1। ऐसे ही ये I2, ये R2, ऐसे ये I3 और ये R3। अपन ने तीन रे ली, तीनों के एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या थे डिफरेंट, तो ऑब्वियसली बात है कि उनके एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो जाएंगे डिफरेंट, लेकिन जो मीडियम है वो सेम है, मतलब सेम ही मीडियम के अंदर, ऊपर क्या है एयर और नीचे क्या है सेम ग्लास, ठीक है। तो स्नेल्स का लॉ एक्चुअल में है क्या कि किसी भी दो मीडियम के लिए जितने भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो एंगल होगा कौन सा साइन वाला, वो एंगल क्या होगा सेम। मतलब अगर मैं इस लॉ को यहाँ पे अप्लाई करूँ तो क्या होगा कि साइन I1 डिवाइड बाय साइन R1 इक्वल होगा किसके साइन I2 डिवाइड बाय साइन R2 इक्वल होगा किसके साइन I3 डिवाइड बाय साइन R3। तो ये जितने भी रेशियो आएंगे, चाहे जो तो अपन ने क्या करा कि सब इंसिडेंस एंगल डिफरेंट लिए, उसके अकॉर्डिंग रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या है डिफरेंट, लेकिन सेम पेयर ऑफ मीडिया के लिए इनका जो रेशियो होता है सबका वो रेशियो क्या होता है कांस्टेंट, मतलब सेम आता है, और उस कांस्टेंट को अपन क्या बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर से किसी भी दो गिवन पेयर मीडिया के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो साइन का एंगल होता है वो क्या आता है कांस्टेंट। कितने भी आप ले लो, कितनी इनफाइनाइट रेज आ रही होगी दो मीडियम के अंदर, तो इनफाइनाइट रेज का जो साइन का इंसिडेंस और साइन का रिफ्रैक्शन जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, जो रेशियो होगा वो क्या होगा सेम होगा। और उस रेशियो जो सेम होगा जिसको अपन कांस्टेंट बोलते हैं, वो कांस्टेंट का नाम क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या नाम होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको अपन रिप्रेजेंट किससे करते हैं म्यू से। फिर से क्या नाम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको अपन रिप्रेजेंट किससे करते हैं म्यू से। अब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो रही थी तो इसलिए अपन ने क्या कर दिया यहाँ पे μ21। μ21 का मतलब क्या है कि अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला अपन ने किसका 2 का, जो पहला आ रहा है वैसे, जैसे अपन फोर्स में नहीं करते थे क्या कि F12, तो इसका मतलब क्या है फोर्स ऑन बॉडी 1 बाय बॉडी 2। तो मतलब कोई भी नोटेशन के बाद जो फर्स्ट आता है उसकी अपन बात कर रहे थे, वहां पे बात किसकी कर रहे हैं फोर्स ऑन बॉडी 1। ऐसे यहाँ पे क्या है μ2 का मतलब क्या है, म्यू मतलब क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और μ2 का मतलब क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो वो बाद में आ रहा है कि 1, मतलब इस μ2 का 1 का क्या मतलब हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है। तो क्या हो गया μ21 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है। अब अपन सेपरेटली बात करते हैं किसके बारे में कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कि होता क्या। एक तो अपन यहाँ से पढ़ लिया स्नेल्स लॉ से, अब एक बार उसको और डिटेल में देखते हैं। जनरली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्या लिखा हुआ है ये रेशियो, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मतलब ये एक रेशियो होता है, किसका रेशियो होता है स्पीड का रेशियो होता है। किसकी स्पीड लाइट की स्पीड, मतलब ऊपर क्या आ रहा है न्यूमरेटर में लाइट की स्पीड कहाँ पे वैक्यूम में जो सबसे ज़्यादा होती है, उसके अलावा किसी भी मीडियम के अंदर जो लाइट की स्पीड होगी वो क्या होगी कम होगी। तो इसका मतलब क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन को क्या बताता है कि किसी भी मीडियम के अंदर लाइट की जो स्पीड है वो उस मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट से कितनी कम होगी एज कम्पेयर टू वैक्यूम। फिर से सुनना मैंने क्या बोला, लाइट की जो स्पीड है वो वैक्यूम के रेस्पेक्ट में जिस मीडियम में आपकी लाइट फ्लो हो रही है उसमें कितनी कम है। ये मतलब होता है किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, किसकी डेफिनेशन की फॉर्म में, उसके रेशियो की डेफिनेशन की फॉर्म में स्पीड के। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और बात हो रही है किसकी मीडियम की, तो मीडियम के अंदर डिपेंड है कौन से मीडियम के अंदर वो है।
तो क्या हो जाता है C अपॉन V। अब C क्या होता है आपका लैम्डा इंटू न्यू, लेकिन न्यू जो होता है वो आपका क्या होता है कांस्टेंट, तो इसे न्यू से न्यू फ्रीक्वेंसी जो होती है, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब आपकी लाइट एंटर करती है तो जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होती है। चेंज क्या होती है, वेवलेंथ चेंज होती है। फिर से एक मीडियम से सेकंड मीडियम में जब लाइट एंटर होती है तो जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होती, एंड चेंज जो होता है वो क्या होता है वेवलेंथ। तो इसलिए फ्रीक्वेंसी कट हो गई, तो यहाँ पे बचा क्या, लैम्डा ऑफ वैक्यूम डिवाइड बाय लैम्डा ऑफ मीडियम। तो ये अपना क्या निकला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी टर्म्स में निकला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ की टर्म्स में निकला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब वही अपन को सिंपली क्या अप्लाई करना है, फॉर्मूला वेव का। नेक्स्ट क्या आता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है, रिलेटिव मतलब क्या है, अपन किसी के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। अब किसके रेस्पेक्ट में किसकी बात कर रहे हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं। मतलब अपन एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। कैसे इस चीज को समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है μ21। μ21 का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। जो अभी अपन ने यहाँ पे बात करी वही यहाँ पे फिर से अपन बात कर रहे हैं। क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे अपन ने डेफिनेशन क्या पढ़ी कि इट इज द स्पीड ऑफ लाइट का क्या होता है, ये रेशियो। अब 2:1 का मतलब क्या है, वो बहुत ढंग से देखना है और याद भी अभी ही करना है इसको। μ21, μ2 का मतलब क्या है, अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल किसका रहे हैं, 2 का। फिर से जो पहले आता है उसका अपन निकाल रहे हैं, जो जस्ट अटैच में लिखा हुआ है उसकी अपन बात कर रहे हैं राइट साइड में। तो μ2 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, और बाद में जो आ रहा है उसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। तो अब जिसका निकाल रहे हैं उसका कहाँ जाएगा रेशियो, नीचे, क्योंकि यहाँ पे अपन ने क्या करा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे डेफिनेशन क्या देखिए, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय मीडियम। तो जिस मीडियम का निकाल रहे हैं उसी का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है। फिर से सुनो मैंने क्या बोला, म्यू मतलब क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं उसकी जो उसके अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है नीचे किसके आ रही है, मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट आ रही है। मतलब मीडियम की जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कहाँ पे आएगी, नीचे आएगी। कौन सी मीडियम की, जिस मीडियम का अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं। फिर से सुनो, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं उसकी स्पीड ऑफ लाइट कहाँ आएगी, डिनोमिनेटर में आएगी। यहाँ पे देखो μ21, μ2 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल किसका रहे, मीडियम 2 का। तो मीडियम 2 की स्पीड ऑफ लाइट कहाँ आएगी, नीचे। फिर से कौन से मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, सेकंड मीडियम का, तो उसकी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कहाँ आएगी, उस मीडियम के अंदर जो लाइट की स्पीड है वो कहाँ आएगी, नीचे। और जो रिमेनिंग है वो कहाँ जाएगी, ऊपर, क्योंकि जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। यहाँ किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे थे, वैक्यूम के, तो वैक्यूम कहाँ आ गया, ऊपर। यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, फर्स्ट मीडियम के, तो फर्स्ट मीडियम का जो वेलोसिटी है वो कहाँ आ गई, न्यूमरेटर के अंदर। ठीक है, तो रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि एक मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में μ21 कितना हो गया, v1/v2। और अगर ऐसे ही मैं यहाँ पे लिख दूँ कि μ12 का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं उसकी वेलोसिटी क्या आएगी, नीचे। तो किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, 2, तो वो कहाँ जाएगी, ऊपर। तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के उल्टे। तो इससे अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि μ21 इक्वल टू 1/μ12, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट हो गए रेशियो वेलोसिटी के। इसका मतलब क्या है कि μ21 जो होता है उसको अपन और क्या लिख सकते हैं, μ12। ध्यान रखना है, आगे डेरिवेशन में काम आएगा, ये रेशियो कहाँ से निकला आपको आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या आती है कि म्यू डिपेंड्स ऑन, मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी भी मीडियम का वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट क्या होता है, नेचर ऑफ मीडियम, मतलब डिपेंड होता है सबसे पहले किसके ऊपर, नेचर के ऊपर कि किस मीडियम की आप बात कर रहे हो। सेकेंड क्या है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट, मतलब कौन सी वेवलेंथ की आप लाइट काम में ले रहे हो, क्योंकि बहुत सारी अपने पास पूरी रेंज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की, तो कौन सी पर्टिकुलर लाइट की बात हो रही है वो यहाँ पे बात आ रही है। टेम्परेचर, उस मीडियम का टेम्परेचर क्या है और उसके आसपास की सराउंडिंग मीडियम, उसके आसपास का सराउंडिंग मीडियम क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, की मतलब आपने बोल दिया कि भाई रिफ्रैक्शन होता है क्या है, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो उसका जो पाथ होता है वो क्या हो जाता है, चेंज। अगर रेयर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल के पास आती है, और अगर डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल के दूर। लेकिन ये हो क्यों रहा है, बोल तो दिया कि हो रहा है, पाथ चेंज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हो क्यों रहा है, उसका रीजन क्या है। तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है क्या है, स्पीड का रेशियो। अब ये स्पीड का रेशियो तो अपन ने बात करी, यहाँ पे अपन ने यहाँ पे क्या बात करी कि आपकी
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो बता रहा है वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब क्या है कि रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है कि लाइट की स्पीड डिफरेंट मीडियम में क्या होती है, डिफरेंट होती है, इसीलिए आपका क्या होता है रिफ्रैक्शन। फिर से लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हुई तो दूसरा मीडियम क्या था, ऑप्टिकली डेंसर था। ऑप्टिकली डेंसर मतलब वहां पे डेंसिटी क्या है, ज्यादा। तो ऑप्टिकली डेंसर होने से एयर से ग्लास में एंटर हुई, ग्लास क्या है ऑप्टिकली डेंसर, तो ऑप्टिकली डेंसर होने से उसके अंदर जो लाइट की स्पीड है वो क्या हो जाती है, कम, और लाइट की स्पीड कम हो जाती है इसलिए वो लाइट की जो रे है वो नॉर्मल के कहाँ जाती है, थोड़ी सी पास में। और अगर ऐसे में इसका अपोजिट लेता हूँ कि जो लाइट है वो ग्लास से कहाँ आ रही है, एयर में। अब ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम, और एयर क्या है, रेयर मीडियम। तो डेंसर मीडियम से एयर मीडियम में आ रही है, तो डेंसर से एयर में आती है तो रेयर के अंदर आती है, तो ऑब्वियसली बात है कि जो लाइट की स्पीड है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा, और लाइट की स्पीड इंक्रीज हो जाती है। उसी वजह से क्या होता है कि वो अपने पाथ पे ना रह के उसकी नॉर्मल से क्या हो जाती है, दूर, और नॉर्मल से वो दूर क्यों हो गई, क्योंकि उसकी स्पीड क्या हो गई, ज़्यादा। तो समराइज फॉर्म में क्या है कि रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है, कि रिफ्रैक्शन होता क्यों है, क्योंकि डिफरेंट मीडियम के अंदर जो लाइट की स्पीड है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। रेयर मीडियम में क्या होती है, ज़्यादा, और डेंसर मीडियम में क्या होती है, कम। इस वजह से आपका क्या होता है रिफ्रैक्शन, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है, उसका पाथ क्या हो जाता है, चेंज, और उसी को अपन क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। तो ये तो बात हो गई किसकी, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। अब जैसे अपना ये फॉर्मूले हैं, रिफ्रैक्शन के दो फॉर्मूले भी अपन ने देखे, एक तो स्नेल्स लॉ से कितना है sin i अपॉन sin r, और दूसरा अपन ने यहाँ पे क्या देखा, वेलोसिटी का रेशियो होता है। रिलेटिव अपन बात करें तो v1 बाय v2, मतलब अगर मैं बोलूँ कि किसी एक मीडियम के अंदर v1 क्या है, ज़्यादा, और v2 क्या है, कम। अब v1 ज़्यादा है v2 कम है, इसका मतलब sin i क्या है, ज़्यादा, और sin r क्या है, कम, क्योंकि इक्वल लिखा हुआ है। v1 ज़्यादा है तो sin i ज़्यादा, तो v1 ज़्यादा है v2 से, तो sin i ज़्यादा है किसे, sin r से। इसका मतलब i किससे ज़्यादा है, r से, मतलब इंसिडेंस एंगल क्या होगा, ज़्यादा होगा किससे, रिफ्लेक्टेड एंगल से। और इंसिडेंस एंगल अगर ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है कि जो लाइट की रे है वो कहाँ पर चली जाएगी, पास में। लाइट की रे पास में गई, क्यों गई, क्योंकि मीडियम सेकंड, ग्लास के अंदर लाइट की स्पीड क्या थी, कम, और लाइट की स्पीड अगर कम होगी तो वहाँ पे जो r होगा वो क्या हो जाएगा, कम, और वो r कम हो गया, इसलिए यहाँ पे r क्या होता है, कम, और r कम हो रहा है, इसका मतलब लाइट नॉर्मल के कहाँ आ जाएगी, पास में, क्योंकि अपन जो एंगल मेजर करते हैं वो किसके रेस्पेक्ट में करते हैं, नॉर्मल के रेस्पेक्ट में, इसलिए लाइट कहाँ जाती है, पास में। नेक्स्ट, इसीलिए अपन क्या बोलते हैं कि आई क्या हो गया, ज़्यादा, आर से मतलब आर क्या हो गया, कम, और इसका मतलब वो जो मीडियम है वो कौन सा मीडियम है, ऑप्टिकली डेंसर, जिसमें लाइट क्या हो रही है, एंटर हो रही है। नेक्स्ट, इफ़ v2 इज ग्रेटर देन v1, मतलब सेकंड मीडियम जिसमें आपकी लाइट एंटर हो रही है, अगर उसमें लाइट की स्पीड क्या होती है, ज़्यादा, अगर लाइट की स्पीड ज़्यादा हो रही है मतलब v2 ज़्यादा है, v2 ज़्यादा है मतलब sin r ज़्यादा है, किससे, sin i से। r ज़्यादा हो जाएगा किससे, i से, तो r ज़्यादा हो जाएगा i से, इसका मतलब i क्या हो गया, कम, इसका मतलब यहाँ पे जो i क्या होगा, कम, और r क्या होगा, ज़्यादा, तो इसलिए लाइट क्या होती है, अब एंगल ज़्यादा बनाना है तो बना तो नॉर्मल से रहे, इसलिए नॉर्मल से वो क्या हो जाती है, दूर। तो ये रीज़न है कि लाइट की जो रे है वो पास में क्यों आती है और दूर क्यों जाती है, ठीक है। तो ये अपन ने देखे क्या, कॉज किसके, रिफ्रैक्शन के। नेक्स्ट क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ म्यू, मतलब आपने जो म्यू का रेशियो निकाला है उसका मतलब क्या निकला, मतलब आपने म्यू म्यू करे जा रहे हो इतनी देर से कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वेलोसिटी का रेशियो होता है, साइन के एंगल का रेशियो होता है, लेकिन इसका मतलब क्या निकालने का। तो इसके दो मतलब है। फर्स्ट क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई वैल्यू होगी, उस वैल्यू को देख के अपन क्या बता सकते हैं कि गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। मतलब अगर आपको एक मीडियम जैसे ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है कितना, 1.5, तो आप उसको देख के क्या बता सकते हो कि भाई ये जो ग्लास है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, मतलब 1 से ज़्यादा है, और 1 से ज़्यादा है इसका मतलब यहाँ पे v1 ज़्यादा होगा किससे, v2 से, और v1 ज़्यादा है v2 से, इसका मतलब क्या है कि वो जो मीडियम है वो कौन सा है, डेंसर मीडियम है, और जो लाइट है वो कहाँ आ जाएगी, नॉर्मल के पास में। और अगर ऐसे रेयर मीडियम होता है तो उसका क्या होगा, 1 से कम, और 1 से अगर कम होगा तो लाइट क्या हो जाएगी, नॉर्मल से कहाँ चली जाएगी, दूर। तो जनरली हमें पता क्या चलता है कि भाई बेंडिंग ऑफ लाइट किस तरफ होगा, किसकी वैल्यू की हेल्प से, ओनली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू की हेल्प से। नेक्स्ट क्या है, म्यू ऑफ ए मीडियम रिलेटेड टू सी, मतलब जो म्यू है वो किससे रिलेटेड है, एक और सी से रिलेटेड है। इसका मतलब क्या है कि सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और वी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो किसी भी मीडियम में जब लाइट पास होगी तो अपन क्या बता सकते हैं कि उस अगर आपको म्यू की वैल्यू पता है तो म्यू की वैल्यू अगर अपन को क्वेश्चन में गिवन है, और सी तो अपन को पता ही है 3 × 10⁸, तो क्या बचा v। तो इससे पता क्या चल जाएगा कि भाई किसी भी मीडियम के अंदर जो लाइट की स्पीड है वो
एक्चुअल वैक्यूम की स्पीड ऑफ लाइट्स के कंपेरेटिव में कितनी गुना कम है, कितने टाइम्स कम है। जैसे अगर मैं बात करूं तो ग्लास का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो कितना होता है 3/2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 3/2 का मतलब क्या है 3/2 मतलब, और इसको कैसे बोल सकते हैं कि जो ग्लास के अंदर स्पीड ऑफ लाइट होती है वो क्या होती है 2/3 टाइम्स होती है किसके कंपेरेटिव में, स्पीड ऑफ लाइट की कंपेरेटिव में। तो ये पता चलता है अपन को किसकी हेल्प से, फिजिकल सिग्निफिकेंस है किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन, कि मतलब कोई भी एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है उससे रिफ्रैक्शन कैसा होता है। जनरली दिखता कैसा है, कुछ इस टाइप से आपका रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब दिखता है। ये जो है आपको अभी रेक्टेंगल की फॉर्म में दिख रहा होगा सामने, और ये अगर मैं इसको ऐसे कर दिया तो ये आपको क्या दिख रहा है, एक स्लैब, कि ग्लास का क्या एक स्लैब है और जिसका जो है शेप वो कैसा है, रेक्टेंगल। तो इसके थ्रू जो रिफ्लेक्शन होता है लाइट का वो कैसे होता है वो अपन को वहाँ पे एक बार देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है एक बार डायग्राम बना हुआ है, एक बार फिर भी मैं एक बार रफली डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ पे एक बार देखो, ये क्या है आपका एक ग्लास स्लैब है जब अपन उसको साइड से देख रहे हैं, ठीक है। एक कोई भी रे आती है, इंसिडेंट रे, ये मेरे पास एक इंसिडेंट रे आई, ठीक है। अब इंसिडेंट रे आई तो मीडियम चेंज हो गया, यहाँ पे क्या थी एयर, और ये स्लैब क्या है ग्लास का बना हुआ है तो मीडियम चेंज हो गया। और एयर क्या होती है रेयर, तो रेयर से डेंसर के अंदर जब रे आ रही है तो क्या होगा, नॉर्मल के पास आएगी दूर जाएगी, रेयर से डेंसर आ रही है तो नॉर्मल के कहाँ जाती है पास, क्योंकि लाइट की स्पीड क्या हो जाती है कम, तो नॉर्मल के क्या हो जाती है थोड़ा सा पास में आ जाती है, ठीक है। उसके बाद वापस यहाँ पे ग्लास है और वापस यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, ग्लास से किस में आ रही है रे, एयर में, तो नॉर्मल के थ्रू क्या होगा रिफ्रैक्शन, अगर ये सीधी जाती है तो कैसे जाती, कुछ इस टाइप से, लेकिन अब नॉर्मल से क्या हो जाएगी पास आएगी दूर जाएगी, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रही है तो नॉर्मल की क्या हो जाएगी दूर, क्योंकि लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी ज़्यादा, किसमें एयर में, तो ये वहाँ पे नॉर्मल की क्या हो गई दूर हो गई, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया रिफ्रैक्शन का डायग्राम। अब बात क्या है कि अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये जो रे थी अगर ये सीधी जाती, तो अगर मैं इसका पार्ट ट्रेस करता हूँ तो किस टाइप से जाती, इस टाइप से सीधी जाती, लेकिन स्लैब के आने की वजह से इसका क्या हो गया दो बार रिफ्रैक्शन, और उसका जो पाथ है वो क्या हो गया चेंज। अब इसी को अगर एक बार इस डायग्राम की फॉर्म में देखें अपन यहाँ पे, तो ये रहे, ठीक है, नॉर्मल से जो इंसिडेंट, ये इंसिडेंट यहाँ पे हुई बी पॉइंट पे, ए इनिशियल पॉइंट मान लो, तो यहाँ पे जो एंगल है वो मैं कितने एज्यूम कर रहा हूँ I1 अपर सरफेस के ऊपर, और वहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड एंगल बन रहा है वो कितना है R1। ऐसे ही वापस RS सरफेस के ऊपर क्या हो रहा है वो, उसका क्या हो रहा है वापस रिफ्रैक्शन, ये एंगल कितना मैंने एज्यूम करा, ये जो रिफ्लेक्टेड रे इस सरफेस के लिए क्या होगा इंसिडेंट रे, तो उसका जो एंगल बना वो कितना हो गया I2, और ऐसे ही वापस जब मीडियम चेंज होकर बाहर जा रही है तो उसका जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो कितना मैंने एज्यूम कर लिया R2। तो I1 R1 I2 R2 कौन कौन सी सरफेस के लिए, PQ और RS। PQ RS क्या है, स्लैब है जिसकी जो थिकनेस है वो जनरली अपन कितनी लेते हैं T, ठीक है। तो अभी अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, एक बार जनरल अगर अपन बात करें तो ये आपका क्या हो गया स्लैब हो गया। अब अगर मैं बात करता हूँ फोर्थ सरफेस PQ मतलब अपर सरफेस, अपर सरफेस पे मैंने क्या करा स्नेल्स लॉ अप्लाई करा। क्या होता है स्नेल्स लॉ, इंसिडेंट एंगल का साइन डिवाइड बाय रिफ्लेक्टेड एंगल का साइन, उनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है कांस्टेंट। अब यहाँ पे क्या आ रहा है स्नेल्स लॉ, ऊपर इंसिडेंट क्या I1 और ये क्या नीचे R1, तो I1 बाय R1 कौन सा मीडियम है, R1 कौन सा मीडियम है, ग्लास वाला मीडियम है, मतलब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका है सेकंड मीडियम का, और सेकंड मीडियम कौन सा है ग्लास। तो मतलब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो म्यू किसका निकाल रहे हो ग्लास का, तो पहले कौन आएगा G, बहुत ढंग से देखना है और यही समझना है यहाँ पे कि पहले कौन आएगा G, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकाल रहे हैं ग्लास का, और उसका जो एंगल है वो कहाँ आ रहा है डाउनवर्ड आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, ठीक है। और किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो दूसरा कौन सा मीडियम है जिससे इंसिडेंट हुई एयर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ऊपर एयर। तो जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं वो कहाँ आता है बाद में, और एंगल पे कहाँ आता है ऊपर न्यूमरेटर में, ठीक है। ऐसे ही मैं निकाल रहा हूँ किसके लिए RS सरफेस के लिए। RS सरफेस की अगर मैं बात करूँ तो इंसिडेंस एंगल कितना होगा I2 डिवाइड बाय साइन R2, तो I2 बाय R2। तो अब R2 कहाँ आ रहा है डिनोमिनेटर में, R2 कौन सा मीडियम में वापस एयर में आ गए, तो मतलब ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपने किसका निकाला एयर का निकाला, तो म्यू ऑफ A, फिर से देखो आपका फॉर्मूला होता क्या है स्नेल्स लॉ का I बाय R। I कौन सा है जिस मीडियम से क्या हुई इंसिडेंट हुई जिस मीडियम में, और सेकंड मीडियम जो बाद में आता है उसके बाद में, तो यहाँ पे जो सेकंड मीडियम में वापस क्या आ गया ग्लास से एयर में, तो पहला मीडियम क्या है ग्लास, सेकंड मीडियम क्या एयर, तो ग्लास से एयर में आ रही है तो ग्लास से एयर
निकाल किसका रहे, एयर का। तो ये जो एंगल है R2, ये एंगल R2 किसके अंदर आ रहा है, सेकंड मीडियम कौन सा है यहाँ पे, इसके बाद में एयर। तो मतलब ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका निकाला अपन है, एयर का। फिर से मैंने आपको बताया था अभी आपका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है क्या, म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू v बाय वी। अब नीचे कौन सा v आता है, जिसकी वेलोसिटी अपन निकाल रहे होते हैं, और ऊपर कौन सा आता है, v1। अब इसका क्या मतलब है कि v2 का क्या मतलब है, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, मतलब अपन निकाल किसका रहे, सेकंड मीडियम का। और ये एंगल भी कौन सा आता है, सेकंड मीडियम का एंगल आता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो नीचे एंगल है उस मीडियम की अपन बात कर रहे हैं। अब ये एंगल कौन से मीडियम के अंदर बन रहा है, उस मीडियम की अपन बात कर रहे हैं। R2 कौन से मीडियम में बन रहा है, एयर। मतलब अपन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसकी बात कर रहे हैं, एयर की। तो क्या हो गया, म्यू ऑफ एयर, और किसके रेस्पेक्ट में, तो अब इस सरफेस के लिए फर्स्ट मीडियम कौन सा था, ग्लास। तो किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ग्लास। अब ये क्या आ गया, म्यू ए जी। अब ऊपर क्या था, म्यू जी ए, और नीचे क्या है, म्यू ए जी। अपन को पता है कि म्यू 2 1 किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन म्यू 1 2 के, ये भी अपन ने देखा था। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं कि म्यू जी ए जो है वो म्यू ए जी का क्या है, 1/2। तो म्यू ए जी को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन म्यू जी ए। ठीक है, कुछ नहीं, अभी अपन ने जो रिलेशन थोड़ी देर पहले पढ़ा था उसको यहाँ पे क्या कर दिया अपन ने, अप्लाई। तो ये इक्वेशन 1 आ गई। सरफेस 1 के लिए स्नेल्स लॉ अपन ने अप्लाई करा, और ऐसे सरफेस 2 के लिए स्नेल्स लॉ अप्लाई करा, और ये रिलेशन अपन ने लिखा, बिल्कुल सिंपल। दो इक्वेशन अपन ने ले ली, दोनों इक्वेशन को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो ये साइन के रेशियो आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो, ये एक और ये दूसरा है, दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो वो रिलेशन मैंने वहाँ पे क्यों लिया था, वो इसलिए लिया था कि म्यू जी और म्यू जी आपस में क्या हो जाए, कट। तो फाइनली राइट हैंड साइड में आपका बचेगा कितना, 1। तो राइट हैंड साइड में कितना बचा, 1। अब इधर क्या आ रहे हैं, एंगल के रेशियो। लेकिन मैं क्या देखता हूँ यहाँ पे, थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री अगर अपन अप्लाई करें तो ये जो R1 एंगल है और ये I2 एंगल है, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। एंगल I2 होगा किसके, एंगल R1 के। क्यों, क्योंकि ये दोनों सरफेस क्या है, पैरेलल, और ये एंगल कौन से बन रहे हैं, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, जो कि दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। अब ये दोनों अगर इक्वल आ रहे हैं तो मैं I2 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, R1। इसका मतलब मैं I2 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, साइन R1, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, साइन R1, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, साइन R1। तो बचा कितना, साइन I1 डिवाइड बाय साइन I2। तो जब दोनों का अपन ने कर दिया, यहाँ पे कितना बचता है, 1। यहाँ पे क्या, साइन R1 तो बचता कितना है, साइन I1 डिवाइड बाय साइन R2। तो साइन I1 डिवाइड बाय साइन R2 किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल। और ये उधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, साइन I1 इक्वल टू साइन R2। और इसका मतलब क्या, I1 है किसके इक्वल है, R2 के। अब एक बार देखो इससे पता चला क्या, ये जो पूरा निकाला इससे पता क्या चला, इससे पता ये चला कि I1 कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है, और उधर कौन सा R2, और R2 कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है। मतलब ये जो एंगल होगा ये किस एंगल के सेम होगा, इस एंगल के सेम होगा। इसका मतलब अगर आप इंसिडेंस रे की लाइन को क्या करो, ट्रेस करो, और ये जो एंगल, ये जो लाइन आएगी ये इसकी क्या हो जाएगी, पैरेलल। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या, इक्वल। तो ये एंगल अगर इस एंगल के इक्वल है, इस वजह से अपन क्या बोलते हैं कि ये जो लाइन है इंसिडेंस रे को अगर अपन कंटिन्यू ट्रेस करें तो ये लाइन इस लाइन के कौन सी, फाइनल जो रिफ्रैक्टेड रे है उसके क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। मतलब जो लाइन ए बी है, वो वाली जो लाइन है रे की, अगर उसको क्या करो अपन एलोंगेट करते हैं तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, सी डी के पैरेलल। इसका मतलब हुआ क्या कि एक ग्लास स्लैब के बीच में आने से जो लाइट का पाथ था, लाइट अपने पाथ से क्या हो गई, डिस्प्लेस हो गई। मतलब अभी भी पैरेलल ही है, लेकिन जिस डायरेक्शन में जा रही थी उसी डायरेक्शन में जा रही है, बिल्कुल मतलब पैरेलल है, लेकिन अपने पाथ से क्या हो गई, डिस्प्लेस हो गई। मतलब ऐसे चलने की वजह क्या हो गई, अपने पाथ से डिस्प्लेस हो गई। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट हुआ कैसा, चल रहे ऐसे रहते और डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हुआ। मतलब इस डिस्प्लेसमेंट को अपन बोलते क्या है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है क्योंकि परपेंडिकुलर हुआ, और इससे अपन को पता क्या चलता है कि जो लाइट की रे है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन, ग्लास स्लैब से रिफ्लेक्शन होने के बाद में क्या होता है, वो अपनी पाथ से क्या हो जाती है, डिस्प्लेस होती है, कैसे, परपेंडिकुलर। अब इस लेटरल डिस्प्लेसमेंट का अगर कोई पूछे कि भाई कितना एक्सप्रेशन होगा, मतलब वो अपने पाथ से कितनी डिस्प्लेस होगी, वो अगर अपन को कोई पूछता है कि भाई एक्सप्रेशन कितना होगा, तो एक बार अपन उसका एक्सप्रेशन निकालते हैं। कुछ भी नहीं, वो जो डायग्राम था वही अपन ने यहाँ पे बनाया, वो जो नॉर्मल था उसको अपन ने एक्सटेंड कर दिया, और एक सी पॉइंट से ये जो लाइन है इसके ऊपर अपन क्या डालते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये दो चीज़ें अपन को करनी होती है, डायग्राम क्या बन जाता है, ये। अब अपन वापस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो काम में लेते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं किसकी, ट्राइंगल BEC। बी ये रहा,
ई ए रहा और सी ए रहा, बी ई सी के अंदर अगर मैं साइन की बात करूँ तो अगर इधर देखो ये एंगल कितना है आई, ये कितना है आर, तो ये जो रिमेनिंग एंगल है अभी टोटल एंगल कितना है आई, क्योंकि ये आई है तो ये भी हो जाएगा अपोजिट, तो ये टोटल एंगल आई है उसमें से मैंने आर निकाल दिया, तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन बचा ये कितना बचा आई माइनस आर, और ये जो आपका ट्राइंगल है कौन सा बी ई सी, इसमें एंगल आर कितना रहा है आई माइनस आर ही तो आ रहा है, तो साइन ऑफ आई माइनस आर, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है एंगल के सामने कितना होगा सी ई, और सी ई किसके इक्वल लिया अपन ने लेटरल डिस्प्लेसमेंट, मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना है एक्स, ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट आपने एज्यूम करा है कितना एज्यूम करा एक्स लेटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये किसके इक्वल एज्यूम कर लिया अपन ने एक्स, और डिवाइड बाय परपेंडिकुलर के हाइपोटेन्यूज कितना होगा बी टू सी, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर आ गई कितनी 1, कौन से ट्राइंगल से बी ई सी से। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1 कि यहाँ से आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट निकल गया कितना बी सी साइन आई माइनस आर। अब सेकेंड अपन बात करें फ्रॉम बी एफ सी, बी ए रहा एफ ए रहा सी ए रहा, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, अपने परपेंडिकुलर करा है, नॉर्मली तो है ही है, तो इसमें वापस अपन अप्लाई कर रहे हैं क्या कॉस आर क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि अपन को यहाँ पे आया क्या, सबसे पहली बात क्या है अपन को निकालना क्या है, ये x निकालना है, x किस ट्राइंगल का पार्ट है, इस ट्राइंगल का पार्ट है, तो अपन ने वो ट्राइंगल लिया वहाँ से क्या निकाला x कितना आ रहा है बी सी साइन आई माइनस आर, लेकिन ये बी सी मेरे को नहीं पता, मेरे को तो बस इसकी थिकनेस पता है। नॉन टर्म्स क्या है, सबसे पहली बात क्या आती है नॉन टर्म्स क्या है, आपको यहाँ पे निकालना क्या है एक्सप्रेशन निकालना है लेटरल डिस्प्लेसमेंट का, एक्सप्रेशन मतलब फॉर्मूला क्या होगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट का। अब फॉर्मूला अपन को जब भी निकालना होता है डेरिवेशन में अपन किसकी टर्म्स में निकालते हैं नॉन टर्म्स की टर्म्स में। नॉन टर्म्स का मतलब क्या है, वो टर्म्स जो अपन को ऑलरेडी क्वेश्चन में पता है। अब यहाँ पे अपन को क्या क्या पता है, एक तो जो आपने स्लेब लिया, स्लेब आपने लिया तो आपको उसकी थिकनेस पता है, जैसे अभी मैंने बताया तो उसकी एक थिकनेस है, और एक अपन क्या कर रहे हैं कि कौन सी वाली रे का हम ले रहे हैं, तो इंसिडेंस रे का अपन को क्या पता होता है जनरली एंगल, तो ये दो चीज़ें अपन को पता होती है। अब यहाँ पे क्या है बी सी, अब बी सी तो अपन को पता ही नहीं है क्योंकि ये तो क्या हाइपोटेनियस, अब बी सी अपन को नहीं पता, तो अब बी सी अपन को निकालना है, इसलिए मैंने क्या करा वापस सेकंड राइट एंगल ट्राइंगल लिया कौन सा बी एफ सी, उसमें कोस आर अपन ने निकाला तो कितना आ रहा है बी एफ अपॉन बी सी, यहाँ से बी सी कितना निकल गया बी एफ अपॉन कोस आर, और बी एफ किसके इक्वल है बी टू एफ, बी टू एफ क्या है उसकी थिकनेस, और थिकनेस कितनी है टी, तो कितना आ जाता है आपका कोस आर कितना आ गया बी एफ अपॉन बी सी, यहाँ से बी सी कितना निकल गया बी एफ अपॉन कोस आर, बी एफ किसके इक्वल है टी, तो टी अपॉन कोस आर, तो फाइनल अगर अपन बी सी की वैल्यू पुट करें तो कितना आ जाती है टी अपॉन कोस आर, कहाँ पे पुट करनी है एक्स में, तो फाइनली एक्स का एक्सप्रेशन कितना आ जाता है टी अपॉन कोस आर साइन आई माइनस आर। अब यहाँ पे भी जो आपका एक्स है वो कितने टर्म्स पे डिपेंड कर रहा है, एक इस पे डिपेंड कर रहा है थिकनेस पे, एक इस पे डिपेंड कर रहा है इंसिडेंट एंगल पे, और एक इस पे डिपेंड कर रहा है रिफ्लेक्टेड एंगल पे। अब ये जो है अब यहाँ पे अपने दिक्कत क्या हो जाती है कि अपन को क्या चीज़ नहीं पता, आर अपन को नहीं पता, फिर से यहाँ पे अपन को क्या चीज़ नहीं पता, आर अपन को नहीं पता। अब आर अपन को क्यों नहीं पता है क्योंकि रिफ्लेक्टेड एंगल है। अब अगर अपन को ओनली उसको नॉन टर्म्स में रखना चाह रहे हैं तो नॉन टर्म्स अपन को पता क्या क्या है, एक तो पता है टी, एक पता है क्या म्यू, क्योंकि आपने ग्लास का लिया है, किसका भी अगर आप स्लेब ले रहे हो तो आपको उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पता होगा, सब कैलकुलेटेड वैल्यूज़ है। और उसके बाद अपन को क्या पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस जो अपन ले रहे हैं आई। तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो फाइनल एक्सप्रेशन निकले वो इसी एक्सप्रेशन में निकले तो अपन इसको आगे भी इलोंगेट करते हैं। वो क्या होता है कि यहाँ पे देखो ये क्या आ रहा है साइन आई माइनस आर, आई को अगर मैं क्या बोलता हूँ ए और आर को क्या बोलता हूँ बी, तो यहाँ पे क्या हो जाता है साइन ए माइनस बी, और साइन ए माइनस बी का क्या होता है फॉर्मूला कितना होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। जब अपन ने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और ये कोस आर को अंदर मल्टीप्लाई करा तो कोस आर से कोस आर यहाँ क्या हो जाएगा कट, यहाँ क्या बचेगा साइन आर साइन आई, और यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ भी नहीं कटेगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बात करते हैं यहाँ पे देखो मेरे को किसको हटाना है, आर को हटाना है क्योंकि मेरे को वो एंगल नहीं पता। अब क्योंकि ये वाला एंगल मेरे को नहीं पता आर वाला एंगल, तो अब आर को हटाना है तो एक तो साइन आर को हटाना है, कोस आर को हटाना है। अब साइन मेरे को पता है कि साइन आई बाय साइन आर एक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का मेरा फॉर्मूला है, उससे मैं रिलेशन को चेंज कर सकता हूँ। तो अपन स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं, क्या हो जाता है साइन आई बाय साइन आर, यहाँ से साइन आर की वैल्यू कितनी निकल जाती है साइन आई अपॉन म्यू। अब साइन आर का काम तो हो गया, अब क्या बचा कोस आर। अब साइन और कोस में क्या रिलेशन होता है अपन जानते हैं, वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो वहाँ से कोस आर कितना आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आर। अब वापस साइन आर आ गया, अब साइन आर आ गया तो साइन आर अभी अपन ने निकाला कितना है साइन आई अपॉन म्यू, तो उसकी अपन यहाँ पे वैल्यू पुट करी तो ये आपका फॉर्मूला आया है किसका कोस आर का। अब यहाँ पे एक तो साइन आर की वैल्यू पता चल गई ये रही,
कितनी साइन आई अपॉन म्यू, और ऐसे कोस आई की वैल्यू पता चल गई ये रही। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 दोनों को इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, दोनों को इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो फाइनल अपना सॉल्व होकर कितना आ जाता है, x इक्वल टू टी साइन आई और ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन 1 माइनस कोस आई डिवाइड बाय अंडर रूट के अंदर म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। तो ये अपना फाइनल एक्सप्रेशन निकलता है किसका, लेटरल डिस्प्लेसमेंट का। जब अपन को ओनली क्या पता है, टी थिकनेस पता है स्लैब की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है और इंसिडेंस एंगल अपन को गिवन है। और अगर अपन को रिफ्रैक्टेड एंगल भी गिवन है तो उस केस में अपन क्या कर लेते हैं, उसको डायरेक्ट यहाँ से एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये जो x है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये मैक्सिमम कितना होगा वो देखो, t तो एक t तो क्या है उसकी थिकनेस, एक यहाँ पे क्या आ रहा है i क्या है साइन। अब साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1 कितना, साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, और 1 मतलब 90। अब इसका मतलब आपका जो x है वो मैक्सिमम कब होगा, जब आपका इंसिडेंस एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो अगर इंसिडेंस एंगल 90 डिग्री है तो आपका जो x होगा, x क्या लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो क्या हो जाएगा मैक्सिमम। तो ये तो बात हुई कि x मैक्सिमम कब होगा। अब x मैक्सिमम हुआ कब, i के 90 होने से, i क्या है साइन इंसिडेंस एंगल साइन i, साइन 90 कितना होता है 1, तो यहाँ पे बचेगा कितना t। इसका मतलब जो x है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, उसकी थिकनेस के इक्वल। फिर से सुनो मैंने क्या बोला, देखो अंदर की टर्म्स तो वैसे सारी क्या हो जाती है 0, क्योंकि अगर मैं i 90 लेता हूँ, i 90 लेने का मतलब क्या है, एक तो साइन आई, साइन 91 हो गया, अंदर क्या है कोस आई, कोस 90, कोस 90 कितना होता है 0, तो ये पूरी की पूरी टर्म वैसे भी क्या हो जाएगी 0 अगर आपका इंसिडेंस एंगल कितना आता है 90 डिग्री। तो अपन बात करें ओनली यहाँ पे कि अगर आपका एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो x किसके इक्वल हो जाता है t। इसका मतलब क्या है कि किसी भी स्लैब के थ्रू आपका जो मैक्सिमम लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है वो किसके इक्वल हो सकता है, t के इक्वल हो सकता है। किसी भी आपके स्लैब के थ्रू जो मैक्सिमम लेटरल डिस्प्लेसमेंट x हो पॉसिबल है वो किसके इक्वल पॉसिबल है, t। मतलब स्लैब की जो थिकनेस है उससे ज़्यादा कभी भी आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बाकी जनरली अपन देखते हैं कि ये जो आपका x है किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो x डिपेंड कर रहा है एक तो किसके ऊपर, थिकनेस के ऊपर, एक इंसिडेंस एंगल के ऊपर और एक म्यू के ऊपर, ठीक है। तो ये अपन ने पढ़ा किसके बारे में, रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। यस, नेक्स्ट क्या आता है, रिफ्रैक्शन थ्रू ए कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया। कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया का मतलब क्या है कि लाइट की रे अगर कंटिन्यूस 2 या 3 मीडियम से कंटिन्यू पास होती है तो जो रिफ्लेक्शन होता है उसमें अपन देखते हैं कि कुछ रिलेशंस निकलते हैं। जैसे मैंने लिया कि यहाँ पे एक मीडियम 1 है, ये कोई दूसरा मीडियम मतलब लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में एंटर हुई, उसके बाद में ऐसे ही मीडियम 2 के बाद कोई मीडियम 3 है, मतलब मीडियम 2 से लाइट वापस किस में एंटर हुई, मीडियम 3 में, और उसके बाद मीडियम 3 के बाद वापस क्या आ गया, मीडियम 1, मतलब लाइट जिस मीडियम से स्टार्ट हुई थी उसी मीडियम में वापस आ गई। अपन फॉर एग्जाम्पल ये बोल सकते हैं कि जैसे ये क्या है एयर, ये क्या है वाटर और ये क्या है ग्लास। मतलब जैसे तुम एक बीकर ले सकते हो जो कि किसका बना हुआ है, ग्लास का। उसमें क्या है, पहले वाटर है तो लाइट पहले एयर में थी, उसके बाद में किस में आ गई, वाटर में, और उसके बाद जो ग्लास की थिकनेस थी उसके बाद उस ग्लास की थिकनेस में। तो मतलब इस टाइप से आपकी लाइट जो है डिफरेंट मीडियम के अंदर अगर ट्रेवल करती है तो रिफ्लेक्शन के क्या क्या फॉर्मूले निकलते हैं, ठीक है। अब हो सकता है वाटर हो या फिर हो सकता है कोई और लिक्विड हो, ठीक है। तो इस टाइप से अपन ने लिया। अब यहाँ पे देखो एंगल्स देखो एक बार, अब अपन जो पढ़ चुके हैं उसको यहाँ पे अप्लाई करा अपन ने अभी जो पढ़ा था ग्लास लैब में, कि जैसे ये आपका क्या हो गया इंसिडेंस है, उसका एंगल बना कितना I1 एंगल बना इंसिडेंस एंगल, और वो रिफ्रैक्ट हुई और जो एंगल बना वो कितना बना R1। तो ये हुआ I1, ये हुआ R1। उसके बाद में यहाँ पे ये सेकेंड मीडियम के लिए मतलब ये जो इंटरफेस है RS वाटर का और ग्लास का, उसके लिए ये जो रे आ रही है B2C, ये BC रे इस RS मीडियम जो इंटरफेस है वाटर टू ग्लास, इसके लिए क्या हो जाएगी इंसिडेंट रे, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा इंसिडेंट एंगल इसका। लेकिन अपन को पता है कि ये दोनों एंगल क्या है, कोइंसिडेंट एंगल है जो एक दूसरे को क्या कर देंगे सेम होंगे। तो R1 तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा R1, तो ये एंगल R1 तो ये एंगल भी R1। ऐसे ये एंगल ये रे यहाँ पे क्या हुई रिफ्रैक्ट, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया वाटर टू ग्लास और वापस रिफ्लेक्ट हुए, तो यहाँ पे एंगल बनेगा कौन सा रिफ्लेक्टेड एंगल। इस वाली रे का ये रिफ्लेक्टेड एंगल मैंने मान लिया कि वो एंगल कितना है R2। उसके बाद ठीक है ये रे वापस यहाँ पे चली मीडियम ग्लास के अंदर ट्रेवल हुई, ग्लास से वापस क्या आएगी एयर में, तो वापस क्या होगा रिफ्रैक्शन। अब वापस रिफ्रैक्शन अगर हो रहा है तो अगर ये एंगल R2 है तो वापस ये जो लास्ट एंगल होता है ये एंगल किसके इक्वल होता है, फर्स्ट वाले एंगल के। अभी अपन ने पढ़ा था ग्लास स्लैब के अंदर, तो ये एंगल अगर I1 है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा I1। तो एंगल में क्या क्या समझना है, पहली चीज कि
ये अगर एंगल I1 है तो ये एंगल भी कितना होगा I1, अगर सरफेसेस आपकी क्या है पैरेलल है, क्योंकि किससे पढ़ा अपन है ग्लास स्लैब से। और वहीं पे अभी अपन ने पढ़ा था कि आपका ये अगर इंटीरियर एंगल क्या होते हैं एक दूसरे के इक्वल, तो ये R1 है तो ये भी क्या हो जाएगा R1, और अगर ये दूसरा एंगल अपन ने माना R2 तो ये तीसरा एंगल भी ये भी क्या हो जाएगा R2। मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है और ये दोनों एंगल क्या होंगे इक्वल, और इनिशियल और फाइनल क्या होंगे आपस में इक्वल। ये किसे पता चला अपन को डायग्राम से। अब अपन कुछ भी नहीं, डिफरेंट सर्फेसिस के ऊपर स्नेल्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले बात कर रहा हूँ फर्स्ट सर्फेस की। फर्स्ट सरफेस की अगर मैं बात करूँ स्नेल्स लॉ अगर मेरे को अप्लाई करना है तो एयर से किस में आ रही है वाटर में, या फिर अगर 2 मिनट के लिए इसको बाद में बात करेंगे, पहले मीडियम 1 मीडियम 2 लिखो ताकि लिखने में कंफ्यूजन ना हो और उस पर एक बार इजीली अपन देखें और बाद में डायरेक्ट अपन उसको अप्लाई कर दें। मीडियम 1 मीडियम 2 मीडियम 3, मीडियम 1 से किस में आ रही है 2 में। अब जिस मीडियम में आ रही होती है, जिस मीडियम में एंटर होती है उसका अपन क्या निकालते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके लिए क्या अप्लाई करते हैं स्नेल्स लॉ। तो मीडियम 2 का μ2 1 μ2 किस में आ रही है लाइट 2 में, किससे आ रही है 1 से, तो ये ऊपर 1 2 1 से 2 में आ रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका 1 का, तो क्या हो जाएगा साइन अपॉन साइन। नीचे क्या आता है जिस एंगल का अपन निकालते हैं, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं उस मीडियम का जो उस मीडियम के अंदर जो एंगल बन रहा है, किस मीडियम का निकाल रहे हैं 2 का, 2 के अंदर एंगल कौन सा बन रहा है R1, तो वो जो एंगल बनता है वो कहाँ आता है नीचे, तो नीचे क्या आ जाएगा R1 और ऊपर क्या हो जाएगा इसका I1। ये किसका, इसको डाल दिया क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट सरफेस का। ऐसे ही सेकंड सरफेस RS के अंदर ये क्या बन रहा है R1 और ये क्या बन रहा है R2, तो क्या हो जाएगा साइन R1 डिवाइड बाय साइन R2, तो साइन R1 डिवाइड बाय साइन R2। किसका निकाल रहे हैं 3 का, किसके रेस्पेक्ट में 2 के रेस्पेक्ट में, जिसका निकालते हैं किसके रेस्पेक्ट में, तो 3 2 μ3 2, इसका मतलब क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 विद रिस्पेक्ट टू 2। नेक्स्ट लास्ट सरफेस कौन सी XY सरफेस, XY सरफेस के अंदर कहाँ आ रही है मीडियम 3 से मीडियम 1, एंगल क्या हो जाएगा साइन R2 डिवाइड बाय साइन I1, तो साइन R2 डिवाइड बाय साइन I1 किसका निकाल रहे हैं वापस किस में एंटर हुई, जिसका निकाल रहे हैं 1 में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलेगा 1 का, किससे I 3 से I, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 3, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 3 μ1 3। तो ये तीन अपने क्या निकल गए अलग अलग रेशियो किसके स्नेल्स लॉ के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के। इसको मैंने तीनों के इक्वेशन के नंबर डाल दिए। अगर मैं तीनों को मल्टीप्लाई करूँ आपस में, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक बार इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देखो, यहाँ पे क्या है साइन I1 ये किससे कट रहा है, यहाँ पे कहीं और साइन I1 दिख रहा है क्या तुम्हें, ये देखो यहाँ पे साइन I1 है तो ये क्या हो गया कट। ऐसे ही साइन R1 ये रहा साइन R1 ये भी क्या हो गया कट। और ऐसे ही यहाँ पे क्या आ रहा है डिनोमिनेटर में R2 और यहाँ पे न्यूमरेटर में R2, मतलब ये सब आपस में क्या हो जाएंगे कट जब इन तीनों का आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो जब तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करा तो सामने ऊपर सब कट गए, ऊपर नीचे न्यूमरेटर, तो इधर क्या बचा 1, अब इधर क्या बचा 1। अब यहाँ से μ3 2 को क्या लिख सकते हैं ये और इस टर्म को उधर भेज दो डिनोमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर में भेज दिया। μ3 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, अगर इसको ऊपर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा μ3 1, नीचे क्या है ये क्या लिखा हुआ है μ1 3 को अगर ऊपर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा μ3 1। तो अपना फाइनल जो रिलेशन आया वो क्या है ये। अब आया क्या एक बार वो देखो फिर बताते हैं निकाला क्यों और पता क्या चलता है इससे। μ3 2 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 क्या आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 विद रिस्पेक्ट टू 1 डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इससे पता क्या चला, अगर आपको कोई भी रैंडम के 2 मीडियम दे दिए और आपको पूछ लिया उन दोनों का एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो अब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में देखो अपने पास बहुत सारे मीडियम हो सकते हैं। यहाँ पे मैं कोई भी लिक्विड फिल कर सकता हूँ, एयर की जगह कोई भी गैस हो सकती है और यहाँ पे जैसे ग्लास है। तो अब यार सबके आपस में कैलकुलेटेड तो नहीं है, तो अपन क्या करते हैं सबका किसके रेस्पेक्ट में निकाल देते हैं एयर के रेस्पेक्ट में निकाल देते हैं। तो एयर के रेस्पेक्ट में सबका पता है। अब मान लो कि यहाँ पे आपका जो मीडियम 1 है अगर वो एयर है, एयर ये क्या है वाटर और ये क्या है ग्लास। अगर आपसे पूछ लेता है कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो ग्लास का वाटर के रेस्पेक्ट में या फिर वाटर का ग्लास के रेस्पेक्ट में या फिर कोई और मीडियम दे रखा है उनका एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो अपन ने सब मीडियम का किसके रेस्पेक्ट में निकाल रखा होता है एयर के रेस्पेक्ट में। अगर इसको यहाँ पे अगर मैं इस टर्म्स में अगर लिखूँ इन नोटेशन के टर्म्स में तो क्या आ जाएगा μ3 मैंने क्या बोला क्या है ग्लास है, तो म्यू ऑफ ग्लास 2 क्या है वाटर, तो वाटर इक्वल टू μ3 क्या है ग्लास, तो ग्लास 1 क्या एयर, तो ए डिवाइड बाय
2 क्या है वाटर तो W, और 1 क्या एयर तो A। यहाँ से अपना ये फॉर्मूला निकल गया। तो इससे पता क्या चलता है कि अगर मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है किसका, ग्लास का, किसके रेस्पेक्ट में, वाटर के रेस्पेक्ट में, तो मेरे को क्या करना है, बस डिवाइड करना है। किस किस का डिवाइड करना है, दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। कौन कौन से, जो ऑलरेडी मेरे को नॉन है। कौन कौन से नॉन है मेरे को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर मेरे को पता होता है, क्योंकि अपन सबका किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं, एयर के रेस्पेक्ट में। तो ग्लास का एयर के रेस्पेक्ट में अपन ने ऑलरेडी कैलकुलेटेड वैल्यू है, और ऐसे ही वाटर की एयर के रेस्पेक्ट में ऑलरेडी कैलकुलेटेड वैल्यू है। तो अगर अपन को एयर के रेस्पेक्ट में निकाल रखा है तो उन दोनों का जो आपस में डिवाइड करते हैं तो अपन को क्या मिल जाता है, ग्लास का वाटर के रेस्पेक्ट में। तो इस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं कि अगर अपन को कोई भी दो अननोन मीडियम का एक दूसरे के रेस्पेक्ट में निकालना होता है तो हम उनका एयर के रेस्पेक्ट में जो उनका रेशियो होता है उसको क्या कर देते हैं, आपस में डिवाइड। अब यहाँ पे ग्लास का वाटर का ये फॉर्मूला निकला, अगर इसको 1 डिवाइड बाय कर दो तो किस क्या निकल जाएगा, वाटर का ग्लास के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मीडिया के अंदर जो रिफ्रैक्शन होता है। नेक्स्ट क्या आता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। मतलब आपने अभी तक क्या पढ़ा, रिफ्रैक्शन पढ़ा, लेकिन इसकी जो एप्लीकेशंस है वो एप्लीकेशंस कौन कौन सी है। फर्स्ट क्या है, रियल और अपरेंट डेप्थ। रियल अपरेंट डेप्थ का मतलब क्या है कि अपन देखते हैं कि जैसे अगर मैं किसी ग्लास के बीकर के अंदर अगर पेंसिल डालता हूँ तो पेंसिल मेरे को क्या दिखती है, बेंड होती हुई दिखती है। और कोई भी अगर कोई जैसे जनरली अपन ने देखते हैं कि जो पॉन्ड वगैरह में, तालाब वगैरह में अपन देखते हैं कि जो पत्थर होते हैं नीचे जो होते हैं वो थोड़े से अपन को क्या दिखते हैं, उठे हुए दिखते हैं। क्यों दिखते हैं, क्योंकि उनकी वो क्या होती है, अपरेंट डेप्थ होती है, जबकि एक्चुअल में तो कहाँ होते हैं वो बिल्कुल डाउनवर्ड, लेकिन फिर भी नहीं दिखते। कौन से फिनोमेना की वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से। तो उनकी एक अपरेंट डेप्थ होती है जो अपन को दिखती है, और एक उनकी एक्चुअल डेप्थ होती है जो उनकी एक्चुअल डेप्थ है जितनी डेप्थ तक वाटर है। तो वो रियल और अपरेंट डेप्थ अपन कैसे निकालते हैं रिफ्रैक्शन की हेल्प से, वो अपन को यहाँ पे देखना है। तो मैंने करा कि एक बीकर है, बीकर के एंड में बॉटम में एक ऑब्जेक्ट है जो कि कहाँ रखा हुआ है, ओ पॉइंट पे रखा हुआ है। पॉइंट ऑब्जेक्ट है बिल्कुल छोटा सा। ठीक है, अब वहां से अपन देखते हैं कि दो रे अपन काम में लेते हैं, कोई भी दो रे जो अपन को काम की चाहिए होती है। एक में ले रहा हूं जो नॉर्मल जा रही है। अब ये अगर नॉर्मल जा रही है तो वाटर यहाँ तक फील है। ठीक है, अब अगर ये नॉर्मल जा रही है तो इसके इस साथ कोई रिफ्रैक्शन तो होगा, लेकिन होता क्या है कि अपने पास से क्या होती है, डेविएट नहीं होती है। क्यों, क्योंकि ये एंटर कैसे भी यहाँ पे नॉर्मल एंगल भी, सरफेस के नॉर्मल अगर होते हैं तो अपने पास से रिफ्लेक्ट नहीं होते। ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रिफ्लेक्शन की स्टार्टिंग में। दूसरी अपन ने एक रैंडम ले ली जो इससे थोड़ा सा क्या है, पास में ही निकली है। मतलब ये जो आई एंगल है ये क्या है, बहुत ज़्यादा कम, लेकिन यहाँ पे डायग्राम बनाने के लिए मैंने एंगल क्या बनाया, बड़ा, जबकि ये जो आई एंगल है ये क्या है, कम। मतलब ये जो रे जा रही है ये इसके क्या है, बहुत ज़्यादा पास में है। ठीक है, तो मैंने एक दूसरी रे ली ओ से जो बी पॉइंट पे यहाँ पे क्या हुई, सरफेस पे टच। अब बी पॉइंट पे टच हुई, ये क्या है, वाटर, ये क्या, एयर। मतलब डेंसर से रेयर मीडियम के अंदर जा रही है तो नॉर्मल से क्या हो जाएगी, दूर। तो ये इस पॉइंट के ऊपर मैंने नॉर्मल बनाया। अगर ये सीधी जाती तो कैसी जाती, ऐसे। नॉर्मल से क्या हो जाएगी, दूर। तो कहाँ चली गई, ये बी टू सी। अब होता क्या है कि एक रे जो वाटर से बाहर निकली वो कौन सी है, ए, और इसको नाम दे दो तुम ई। ठीक है, तो एक रे कौन सी है, ए, और दूसरी रे कौन सी जा रही है, बी टू सी। तो दोनों रे जो बाहर निकली, जब ऑब्जर्वर इनको ऑब्जर्व करता है तो उसकी आइज क्या करती है, अपन ने कल भी बात करी थी लास्ट क्लास में, कि उसकी आइज क्या करती है, उसको रिट्रेस करती है। जब भी ऑब्जर्वर की आइज में, लेट्स एज्यूम कि यहाँ पे आपका ऑब्जर्वर है, इस जगह पे आपका जो ऑब्जर्वर है उसकी आइज है, और ऑब्जर्वर देख रहा है कि उसकी आइज में वाटर के अंदर देख रहा है इस ऑब्जेक्ट को। तो उसको क्या दिखेगा कि एक रे तो आएगी ये वाली सीधी जो ऑब्जर्वर की आंखों में जाएगी, और एक ये वाली रे जो उसकी आंखों में जाएगी। तो जब उसकी आइज इन दोनों रेस को आपस में क्या करेगी, ट्रेस करेगी, तो जहाँ पे ये दोनों कट होगी वहाँ पे क्या होगा, उसकी नज़रों में ऑब्जेक्ट बनेगा। उसको क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट गया है। अब अगर मैं इसको ट्रेस करता हूँ तो ये कहाँ आती है, यहाँ पे। दूसरी वाली कौन सी है, ये वाली बी टू सी। बी टू सी को अगर वो ट्रेस करता है तो ये कहाँ पे कट हो रही है, इस पॉइंट पे। मतलब जो आपकी इनिशियल ओ ए वाली रे है और ओ ये बी सी वाली रे है, ये दोनों आपस में कहाँ कट होती है, इस पॉइंट पे कट होती है। तो इसको ऑब्जर्वर को क्या लगता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो ओ पॉइंट पे ना होके कहाँ पे, आई पॉइंट पे। फिर से जब दोनों रे बाहर निकल गई, फिर से सुनो मैंने करा क्या, फटाफट एक बार फटाफट सुनो। ओ पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है, ओ पॉइंट से मैंने दो रे काम में ली। एक तो ओ ए जो कैसे निकल गई, नॉर्मल बिना डिफ्लेक्ट हुए। दूसरी मैंने ली ओ बी, बी पॉइंट पे क्या हुआ, रिफ्लेक्शन, तो नॉर्मल से क्या हो गई, दूर, और बी सी करके वो चली गई। ठीक है, उसके बाद में जब बाहर क्या है, ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है। ऑब्जर्वर जब देखता है वाटर के अंदर तो उसको क्या दिखता है, जहाँ पे उसकी आइज में रेज आ रही है जो रेटिना में इमेज बना रही है, तो
जब भी रेज आती है तो वो क्या करता है, उसको ट्रेस करता है। ट्रेस कैसे करेगा, अगर रेज आ रही है तो वो कैसे करता है ट्रेस, उसको बिल्कुल स्ट्रेट, और बिल्कुल अगर स्ट्रेट उसको ट्रेस करना है तो रेज को वो कैसा देखता है, बिल्कुल स्ट्रेट वो देखता है। और जहाँ पे वो दोनों कट होती हुई लगती है उसको, तो वो क्या बोल देता है कि यहीं क्या बन रही है, इमेज। अब यहाँ पे अगर इमेज बन रही है तो उसको क्या लगता है, कहाँ पे कट हुई, आई पे, तो उसको क्या लग रहा है कि इमेज क्या बनी, आई पे, जबकि ऑब्जेक्ट एक्चुअल में कहाँ है, ओ पे, लेकिन उसको दिख कर रहा है, आई पे दिख रहा है। ठीक है, अब इससे क्या हो जाता है कि ये उसको ऑब्जेक्ट यहाँ दिखा, तो अब सरफेस से इतनी AI डिस्टेंस पे उसको क्या दिख रहा है, ऑब्जेक्ट दिख रहा है, जबकि कहाँ पे है, AO पे। तो AI क्या हो जाती है, अपेरेंट डेप्थ जो कि उसको दिख रही है, और AO क्या है, रियल डेप्थ जो कि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट की है। तो अब एक्चुअल में क्या है, रियल, और उसको दिख क्या रहा है, अपेरेंट। अभी अपेरेंट जो है डेप्थ ये कितनी होगी, अपन कैसे कैलकुलेट करें, तो अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, एक बार उसको देखना है उसकी डेरिवेशन को। सबसे पहले बात कर रहे हैं ये इस सरफेस के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं क्या, स्नेल्स लॉ। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, इस चीज़ को तुम्हें ध्यान रखना है। इंसिडेंट एंगल कौन सा है, आई, और रिफ्लेक्टेड कौन सा है यहाँ पे, आर। ठीक है, तो साइन आई बाय साइन आर कौन से मीडियम में एंटर हुई, एयर में, तो किसका निकाल रहे हैं, एयर का, किसके रेस्पेक्ट में, वाटर के रेस्पेक्ट में। साइन आई, ये एंगल कौन सा है आपका, आई, क्योंकि इंटीरियर एंगल है, ये दोनों सरफेस कैसी है, ये तो ग्राउंड, और इसके ये वाटर की क्या हो गई, पैरेलल। तो ये एंगल अगर आई है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, आई। तो साइन आई की जगह पे साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब ये अगर आई है और ये इसकी वजह से क्या हो गया, आई, तो अपन ने ये वाला क्या ले लिया, ट्राइंगल। इस ट्राइंगल के अंदर साइन आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर कितना है, ए बी डिवाइड बाय ओ बी। तो ए बी डिवाइड बाय ओ बी या फिर बी ओ। ठीक है, ऐसे ही साइन आर, ये अगर आर है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, आर। तो ये वाला अपन ने वापस ट्राइंगल लिया। ठीक है, तो कितना क्या निकाल रहे हैं, साइन आर। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है वापस, ए बी डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है, बी आई। तो ए बी बाय बी आई, ए बी से ए बी क्या हो गया, कट। यहाँ क्या बचा, बी आई डिवाइड बाय बी ओ। तो बी आई डिवाइड बाय बी ओ। अब जनरली होता क्या है कि मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला कि ये एंगल क्या है, बहुत ज़्यादा कम, तभी जाके वो दोनों रेज अपनी आइज में जा पाती है। ठीक है, क्योंकि अपना प्यूपिल क्या होता है, बहुत छोटा। तो जनरली इसलिए अपन क्या देखते हैं कि ये जो A और B पॉइंट है, ये दोनों लगभग क्या है, आसपास में। अब ये दोनों आसपास में, तो अपन BI की जगह लगभग क्या लिख सकते हैं, AI, और ऐसे BO की जगह पे लगभग क्या लिख सकते हैं, AO। और इस फॉर्मूले के अंदर जब अपन क्या करते हैं, दोनों वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये आ जाता है B की जगह क्या लिखा अपन ने, A। ठीक है, और ये क्या निकाला अपन ने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं तो क्या निकल जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। 1 से डिवाइड करा, कुछ नहीं करा मैंने। तो जब 1 से डिवाइड करते तो क्या आ जाता है, AO डिवाइड बाय AI। AO क्या है, A से O रियल डेप्थ, और ये क्या है, A से I क्या है, अपेरेंट डेप्थ। तो ये किसका रेशियो हो गया, रियल बाय अपेरेंट। तो अगर मेरे को अपेरेंट डेप्थ निकालनी है, जो कि निकालनी है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, वही तो कर रहे हैं कि भाई अपेरेंट डेप्थ कितनी होगी उसकी। अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन को पता है तो रियल डेप्थ बाय अपेरेंट डेप्थ, और यहाँ से अपेरेंट डेप्थ कितनी निकल जाती है, रियल डेप्थ बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका उस मीडियम का जिसके अंदर आपकी लाइट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जिसको आप देख रहे हो, जिसके अपेरेंट डेप्थ आप निकालना चाह रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद में एक तो ये फॉर्मूला आ जाता है, उसके बाद में नेक्स्ट क्या निकलता है, नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट मतलब ऑब्जेक्ट था कहाँ पे, यहाँ पे, और आपको दिख कहाँ रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो ये जो शिफ्ट होती है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल शिफ्ट। रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, स्मॉल d से। तो अब कितनी है ये डेप्थ, तो रियल तो पूरी है, अपेरेंट का दिख रहा है, इतना ऊपर दिख रहा है। तो रियल में से अपेरेंट को अगर माइनस कर दूंगा तो जो बचेगा क्या है, वो नॉर्मल शिफ्ट। तो रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ कितनी है, AO, अपेरेंट कितनी है, AI। तो AO माइनस AI। AI को अपन क्या लिख सकते हैं, AO अपॉन म्यू। तो AO अपॉन म्यू। तो ये अब AO कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। और AO क्या है, आपकी टोटल जो डेप्थ है, टोटल डेप्थ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अगर मैं यहाँ पे T से, तो फाइनल फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, नॉर्मल शिफ्ट का T माइनस 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। तो ये फॉर्मूला किसका निकल गया कि भाई नॉर्मल शिफ्ट कितना हो रहा है और अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला कितना होगा। ठीक है, तो ये अपन ने क्या देखा, रिफ्लेक्शन थ्रू ए कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया, और उसके बाद में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किसकी, रिफ्लेक्शन की रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ। ठीक है, थैंक यू।